गुड इवनिंग एवरीवन। साउंड और स्क्रीन सही है? आवाज़ आ रही होगी आज, या आज भी प्रॉब्लम है? आज भी प्रॉब्लम है साउंड में? अच्छा, ओके ठीक है। सो हम रैंक देखे थे, तो आज डिटर्मिनेंट देखेंगे और उसके बाद फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो रैंक में सारा डेफिनेशन वगैरह याद होगा, रैंक की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो याद होगी सबको। तो एडजॉइंट पहले देख लेते हैं। सो एडजॉइंट था हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइंड था, एडजॉइंट डिफाइन था। एडजॉइंट में हमने ये डिफाइन किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है n बाई n की, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर क्या हुआ था इसमें? तो फिर इसमें ये हुआ था कि अगर रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू n था, थ्री इम्प्लीकेशंस थे कि अगर रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू n है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है हमारे पास। अगर रैंक ऑफ ए अगर हमारे पास n था, इसका मतलब होता था कि जो हमारा रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा वो भी n होगा। देन सेकंड हमारे पास था कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए अगर n माइनस वन था, तो एडजॉइंट की रैंक क्या थी? वन, है ना। रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वन था, वन था। ओके, एंड थर्ड हमारे पास था कि अगर रैंक हमारे पास रैंक का ऑर्डर n है और रैंक जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n माइनस टू है, देन ज़ीरो। वेरी गुड। सो देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और हमने ये कंडीशन देखा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। ठीक है, ये देखा था हमने। तो अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालें, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट यूज़ कर दे रहे हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ से देखो क्या होगा, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है और इसके हर एलिमेंट में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो स्केलर है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी करोगे तो यही मैट्रिक्स आने वाला है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी करोगे तो ये मैट्रिक्स आने वाला है। और इस कंप्लीट का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n इंटू वन। ठीक है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि नंबर है यार, ये कुछ कोई नंबर होगा, तो अगर ये कोई नंबर होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास वो क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। ओके, मान लो कि अगर हमने फिर से निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, है ना। अगर हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अ, देखो, एडजॉइंट ए कोई मैट्रिक्स है, इसको बी मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स बी मान लेते हैं विच इज एडजॉइंट ए, एंड देन एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू आइडेंटिटी, पर बी को हमने मान रखा है एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी गुड, तो वही वही ड्राइव कर रहे हैं हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो बी को हमने मान रखा है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और बी का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनटू आइडेंटिटी, है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, या फिर अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, है ना। ओके,
सो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए देन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी, है ना, टाइम्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये देखो ये कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और n बाई n की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ऐसे आ गया और ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, है ना। एक्चुअली में क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। तो इस कंप्लीट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हर एक आइडेंटिटी पे वो चला जाएगा। देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बिकम्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर n, यहाँ से ए टू द पावर n, और ये एक जो है कैंसिल हो जाएगा, सो n माइनस वन, है ना। और ये पहले से क्या है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टू द पावर n माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ये होता है। एंड नेक्स्ट इसी तरीके से कर सकते हैं हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एंड सो ऑन एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर ये एडजॉइंट हमारे पास के टाइम्स लिखा हुआ है देन एडजॉइंट ऑफ ए जो है ऐसे लिखा हुआ है और ये के इसके साथ इंट्रोड्यूस है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन टू द पावर के हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। सो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बताओ। सो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का पता है, एडजॉइंट और भी मतलब जो भी एडजॉइंट निकालने को बोला जाएगा वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं कुछ डेफिनेशन अबाउट डिटर्मिनेंट देखते हैं ना, डिटर्मिनेंट, ओके। सो डिटर्मिनेंट जो होता है हमारे पास वो एक्चुअली में क्या होता है समेशन ओवर ए आई जे टाइम्स ऑफ ए आई टाइम्स ऑफ ए आई टाइम्स ऑफ क्या होता है हमारे पास कोई भी ये मैट्रिक्स है, कोई भी ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई एक ए आई जे ले लेंगे और इस या फिर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनस आएगा वो लिखेंगे, है ना। देन फिर ये एलिमेंट ले लेंगे विथ नेगेटिव साइन एंड देन इसके पास जो माइनर आएगा वो लिखेंगे। तो माइनर में हम नेगेटिव साइन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। या फिर अगर ए वन वन को हम मान लो बस इतना लिखते हैं तो यहाँ पे समेशन ओवर माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे लिखना पड़ेगा, ठीक है, आई प्लस जे। लेकिन यहाँ पे जो भी वेरी करेगा वो बस एक ही टर्म वेरी करेगा, किसी एक के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना। तो आई प्लस वन मान लो और यहाँ पे वन दे दिया हमने और ए ए अब देखो अगर ए आई आई वन वन रखा तो ये वाला आ गया हमारे पास कोफैक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं ए आई और वन, ए आई वन ए वन आई और इसी तरह से यहाँ पे ए वन आई। सो ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सब कुछ समझ में आ रहा है। ये बस डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जानते होगे तुम लोग तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं, ओके ठीक है। सो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। पहला क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी करेंगे दैट डजंट मीन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ओके। देन सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं सो शॉर्ट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी अगर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ एलाई, जैसे मान लो कि अगर इफ एनी मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, ऑफ ऑर्डर एन है,
and and number of li rows, number of li rows रो और कॉलम, तो नंबर ऑफ li रोज और कॉलम अगर लेस देन n हो गया तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका रैंक क्या हो गया, लेस देन n हो गया। उसी तरह से फोर्थ नंबर, अगर हम रैंक ऑफ ए कह देंगे, रैंक ऑफ ए कह देंगे लेस देन n है, तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर, हाँ, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है ना। सिक्स नंबर, इसके और इसके कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट जो होगा वो सेम होगा। ओके। सेवन नंबर, अगर ए इज एनी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स आ गया, ए इज एनी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 होगा। सो ये सिंपल इम्प्लीकेशन है, ये होनी चाहिए लिखे हुए। ठीक है। ओके, सो इतना ही तक रहने देते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल्स डिटर्मिनेंट के, जिनमें हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। सो इनमें से जो पहला एग्जांपल था हमारे पास, सम स्पेशल मैट्रिक्स, ठीक है, और सम स्पेशल डिटर्मिनेंट, ओके। सो पहला डिटर्मिनेंट अगर हम देखेंगे, सो ए कोई मैट्रिक्स है, हमें पता है कि ये अगर कोई मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ओके, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट होता है -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n/2। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे गिवन है जहाँ पे यहाँ पे क्या है, ए ए एंड सो ऑन। लाइक मान लो कि अगर ये 6x6 की मैट्रिक्स है, ए और यहाँ पे ए एंड ए, तो ये 6x6 की मैट्रिक्स है, और इसके इसके इस डायगोनल्स में क्या है, बी देन बी एंड यहाँ पे बी एंड फिर बी एंड बी। सो अगर ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, और बाकी सब जगह पे 0 है, बाकी सारे जगह पे क्या है, 0 है। सो जो भी मेन एलिमेंट है वो डायगोनल्स में है, और जो भी मेन एलिमेंट्स है वो या तो डायगोनल्स में है या तो फिर उसके एंटी डायगोनल्स में है। ओके, और बाकी सारी जगह पे क्या है, 0 है। तो ये सब एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ गए, 0 आ गए। तो इस केस में जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा, ये देखो कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली में 6x6 की मैट्रिक्स है ना। तो ये डिटर्मिनेंट हमेशा इवन ऑर्डर मैट्रिक्स पे यूज होगा, और इसका डिटर्मिनेंट होगा a² - b² टू द पावर n/2, है ना। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, a² - b² टू द पावर n-2। अगर मान लो मैं यहाँ से पूछूंगा 1 1 1, ऐसा कुछ है 4 बार, और यहाँ पे 2 2, और तो हियर 2, यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, और बाकी सब जगह 0 मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, n/2 का मतलब यही हुआ, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो n×n की मैट्रिक्स है, तो इन जनरल मैं लिख दिया हूँ। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इन जनरल ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास n×n की मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा a² - b² टू द पावर n/2। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1² - 2² टू द पावर 2/2, 4/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 - 4 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है। क्लियर है, बताओ। चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट a² - b² होगा, टू द पावर n/2 होगा, है ना। सो नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई परमुटेशन मैट्रिक्स है, मान लो अगर हमारे पास कोई परमुटेशन मैट्रिक्स है,
कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स अगर हमने लिया तो इसकी डिटर्मिनेंट जो डिफाइन होती है वो सिग्नेचर से डिफाइन होती है और हमने डिफाइन करी थी। अगर सिग्मा सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा मैट्रिक्स का, इफ ए इज एनी परमुटेशन मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो होगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो होगा हमारे पास सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, ये होगा हमारे पास सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। ओके, एंड सिग्नेचर ऑफ सिग्मा क्या होता है, 1 होता है जब सिग्मा इज इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन। ओके, इसके प्रूफ में कुछ भी नहीं है, इसके प्रूफ में मैं भी वैसे ही ओपन करूंगा इस मैट्रिक्स को जैसे तुम ओपन करोगे ना। और ये -1 है, सिग्मा इज ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन। पर चलो बता देता हूँ थोड़ा सा, रिकर्सिव रिलेशन यहाँ पे यूज होता है, वो पता चल जाएगा तुम्हें। तो परमुटेशन में ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट, पर कोई नहीं, यहाँ पे देख लो ए ऐसा कुछ है। ठीक है, 4 बार ए ले लिया हमने, और बेटर टू राइट 6, 6 बार ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा प्रूफ। थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। ए ऐसे कुछ लिख लिया, देन यहाँ पे बी, देन यहाँ पे बी, देन यहाँ पे बी, और फिर ओके। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स विच इज़ ऑफ 6x6 की मैट्रिक्स हो गई है ना। और बाकी सारे एंट्रीज जो हैं वो जीरो जीरो काउंट होंगे, तो बाकी सारे एंट्रीज जो है हमारे पास वो जीरो हैं। तो इसको फिल कर देते हैं जल्दी से। ओके, सो अब क्या करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। सो अगर मान लो कि ए के अकॉर्डिंग ओपन करा हमने, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं देन, अगर ए के अकॉर्डिंग ओपन किया तो हम ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और फिर अभी ये मैट्रिक्स बचा हुआ है, किसी भी एक या तो रो के अकॉर्डिंग करो या तो कॉलम के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉलम के अकॉर्डिंग करो चाहे रो के अकॉर्डिंग करो, है ना। तो मान लो कि पहले हमने ए कंसीडर करा, ए कंसीडर करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लिखनी पड़ेगी हमें, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लिखनी पड़ेगी 0 0। बस मैं भी ओपन ही करूंगा इसमें, इसका प्रूफ ऐसा तो कुछ है नहीं, प्रूफ ऐसे ही होगा इसका। सो यहाँ पे बी और ए है, यहाँ पे 0 0। ओके, देन यहाँ पे फिर अगेन बी एंड 0 एंड 0 एंड देन ए 0, ए 0 0 0 0। सो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट में क्या आएगा देखो, अगर ये इवन पर, अगर ये नंबर इवन है विच इज़ ऑफ इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो भी n है वो हमारे पास 2k होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। n जो है वो हमेशा इवन होना चाहिए, अदरवाइज ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू, अगर 2k है तो पहला वाला प्लस, देन माइनस, प्लस देन माइनस, देन प्लस देन माइनस, तो लास्ट वाला क्या होगा, माइनस होगा अगर कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। सो बी लिख लिया यहाँ पे, और फिर बी लिखने के बाद क्या होगा, ठीक है। बी लिखने के बाद क्या होगा, सो ये वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे। ओके, सो हमारे पास बचेगा 0 0 0 0 0 बी। ओके, देन बचेगा हमारे पास ए 0 0 बी 0 0 ए बी, देन 0 0 के बाद बचेगा 0 बी ए, 0 बी ए, देन 0 0, देन 0 0 0 ए एंड 0। यहाँ तक ठीक है, बताओ। एक मिनट में और 1 मिनट लगेगा इसको प्रूव करने में। यहाँ तक ठीक है, बताओ। ओके, सो अब देखो यहाँ पे से देखो, डायरेक्ट यहीं पे मैं कर रहा हूँ। सो इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको। ओके, सो ए को हमने रखा, फिर से हम ओपन करेंगे इसको ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग फिर से ओपन करेंगे, सो इसके अकॉर्डिंग फिर से ओपन किया हमने, ठीक है। तो फिर से ए पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ओके, एंड देन मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा ए बी 0 0 0 0, वेट। ओके, सो हमारे पास ये आ गया 0 0 0 बी। ओके, देन फाइन। एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं रिकरेंस रिलेशन बना रहा हूँ, तो रिकरेंस रिलेशन ही चेक कर रहा हूँ मैं कि बन रहा है यहाँ पे नहीं। तो अगर मैं ए को और को यहाँ पे से कैंसिल कर लूँगा, तो ये वाली मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ए 0 0 बी 0 ए बी 0, रुक जा हो ही गया, देन 0 बी ए 0 0। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ अब देखो,
मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, इस ए के अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ। देखो क्योंकि यहाँ पे जब अगर किसी भी रो के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे हर रो पे 2 एलिमेंट है, हर रो पे 2 एलिमेंट है, ठीक है। हर जगह पे 2-2 एलिमेंट है, कोई भी कॉलम पकड़ेंगे, कोई भी रो पकड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन करूँगा। ये चीज़ समझ में आया? इस कॉलम के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसको इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करने की कोशिश करूँगा, है ना? ओके, तो देखो क्या होगा यहाँ पे से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो ये वाला टर्म प्लस हो गया, देन ये वाला माइनस, देन ये वाला प्लस हो गया, देन ये वाला माइनस, एंड देन ये वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ए इंटू ए। प्लस का मतलब यहाँ पे जो ए वाला प्लस आ रहा है ना, वो प्लस की बात कर रहा हूँ, जो साइन आगे लिखते हैं। तो ए इंटू ए हो गया, और फिर इस रो और इस कॉलम को हम क्लोज कर देंगे। देन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ज़ीरो ज़ीरो बी, देन आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो ए बी ज़ीरो, देन आ जाएगा ज़ीरो बी ए, देन ज़ीरो, देन आएगा बी ज़ीरो ज़ीरो ई, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे माइनस बी है हमारे पास, इसमें देखो कैसे ओपन करेंगे, इसमें इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो बी इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास फिर से ए ज़ीरो ज़ीरो बी, और फिर आएगा ज़ीरो ए बी ज़ीरो, देन बी ए ज़ीरो ज़ीरो, एंड देन बी ज़ीरो ज़ीरो ए, ठीक है। तो देखो ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सेम मैट्रिक्स, ठीक है। बस इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक कम हो गया। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तुम डी मानते हो, है ना, और इसके इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर डी ऑफ टू एन क्रॉस टू एन मान रहे, मान लो इवन हमने मान रखा है ना, तो टू के क्रॉस टू के मान लो, टू के क्रॉस टू के मान रखा है ना। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स बनेगी ए ज़ीरो ज़ीरो बी, तो ये देखो एक ऑर्डर कम हो गया यहाँ पे, तो ये रिकर्सन रिलेशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी ऑफ टू टाइम्स ऑफ के माइनस वन इंटू के माइनस वन, है ना। थ्री, टू इंटू थ्री था, अब यहाँ पे टू इंटू टू है ना। के की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, थ्री थी, अब यहाँ पे के की वैल्यू टू है। देन अगेन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर डी ऑफ टू 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 के माइनस टू इंटू क्रॉस के माइनस टू। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये होते होते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स होते होते फाइनली ये क्या आ जाएगा, फाइनली ये डी टू आ जाएगा। और डी टू क्या है हमारे पास, डी टू जो है वो हमारे पास है ए बी बी है, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। सो ये हर बार क्या होगा, हाफ होते जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू। बोलो समझ आ गया? इसको ऐसा बना रहे हैं क्योंकि मतलब एक तरह से रिकर्शन फॉलो करे। मतलब अब अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दे और तुमको एक ऑप्शन और पूछा जाए, मान लो, तो यहाँ से एक ऑप्शन और तुम सॉल्व कर सकते हो कि मान लो ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए बी बी, यहाँ पे ऐसे बी, और ये इवन ऑर्डर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे सारे में ए दे दिया जाए ना, ए दे दिया जाए, और इस मैट्रिक्स में ये पूछा जाए कि डी ऑफ टू एन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी ऑफ टू एन माइनस टू, तो ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये होल्ड करेगा इस कंडीशन में, है ना। इस मैट्रिक्स में ये होल्ड करेगा, बाकी डिटर्मिनेंट जो भी आए वो तुमको दूसरा ऑप्शन देगा ही देगा। तो इस मैट्रिक्स में ये भी कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है। टू एन ले रहे हैं, कहीं पे एन ले रहे हैं, तो उससे तुम ये नोटिस कर सकते हो, टू एन ले लिया तो ऑर्डर ले लिया हमने, है ना। ये नीचे में जो भी है वो ऑर्डर होगा, अगर एन लेंगे के लेंगे जो भी लेंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के पास ये भी लिख दो कि डी ऑफ टू एन इज सेम एज, और इसको एक काम करते हैं, इसको काम करते हैं इवन बना लेते हैं, टू एन क्रॉस टू एन बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं टू एन बाई टू या टू द पावर एन, ठीक है। अगर टू एन बाई टू एन का मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डी टू एन इज सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी ऑफ टू एन माइनस टू। तब ऑर्डर घट जाएगा, दो ऑर्डर घट जाएगा ना, सिक्स था तो फोर हो गया था, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। बताओ। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं।
वेंडर मॉन्टे मैट्रिक्स ये क्या होता है, ये पता है हमें मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स होता है, अगर ऐसे कोई डिनोट कर रहे कोई मैट्रिक्स ए विच इज ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सच दैट कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए वन स्क्वायर, ओके, देन ए वन क्यू एंड सो ऑन, यहाँ से ए वन टू द पावर एन माइनस वन, देन अगेन वन ए टू स्क्वायर, ए टू टू द पावर थ्री एंड सो ऑन ए टू टू द पावर एन माइनस वन, और इसी तरह से यहाँ पे वन, तो ए एन स्क्वायर और सच दैट ए एन टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, सो यहाँ से लेकर के एन माइनस वन टर्म है और यहाँ पे वन टर्म है और यहाँ से लेकर के एन टर्म है। सो दिस मैट्रिक्स इज एन बाई एन मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, एन बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। सो इसको बोलते हैं वेंडर मॉन्टे मैट्रिक्स। ओके, और बाद में हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो होता है ना, ये मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, जो एलिमेंट है यहाँ पे ए या ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर एंड सो ऑन सच दैट ए एन टू द पावर एन माइनस वन, ये जो होगा ये कंपेनियन मैट्रिक्स का, ये जो है ये कंपेनियन मैट्रिक्स का क्या है, कंपेनियन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, कंपेनियन मैट्रिक्स का ये क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर होगा। और एक्चुअली ये जो ए आईज होंगे वो आइगन वैल्यूज होंगे, ये जो ए आईज होंगे वो क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, कंपेनियन मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था ना, उस कंपेनियन मैट्रिक्स में क्या होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सेम हो जाता है वहाँ पे कंपेनियन मैट्रिक्स में। तो ये जो है हमारे पास, ये इस कंपेनियन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर का कलेक्शन है। ठीक है, मान लो ये v1 होगा वेक्टर, ये v2 वेक्टर होगा और सेम इसी तरीके से ये vn वेक्टर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है। और इसका डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो होता है हमारे पास इस वेंडर मॉन्टे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई, वन इज लेस देन इक्वल्स टू आई, वन इज लेस देन इक्वल्स टू आई से ग्रेटर देन जे होना चाहिए एन लेस देन इक्वल्स टू एन, और यहाँ पे लिखेंगे ए जे माइनस ए आई। ठीक है, और ये ध्यान देना यहाँ पे ए जे जो है वो ग्रेटर देन ए वन लिखेंगे, है ना, ए आई लिखेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स जैसे मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स हमने दे दिया, यहाँ पे वन दे दिया, वन स्क्वायर देन वन स्क्वायर, ओके, ऐसे भी आ सकता है। और फिर तुम ऐसे वन 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 कर लेते हैं, यहाँ पे ए वन टू मान लेते हैं, थ्री मान लेते हैं, फोर मान लेते हैं, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर, ओके, नहीं टू थ्री फोर, देन टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर, ओके। सो मान लो थ्री बाई थ्री की कोई हमने मैट्रिक्स ले दी, थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले फोर लिखेंगे, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस टू। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थ्री माइनस टू। तो इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि फोर सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारे पास, हमें हमेशा बड़ा एलिमेंट से माइनस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले कोई बड़ा एलिमेंट उसको पकड़ लो, फोर माइनस थ्री फोर माइनस टू हो गया, मतलब सारे एलिमेंट को माइनस कर लिया हमने। उसके बाद थ्री माइनस टू। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा जो भी आएगा। तो वेंटर मॉन्टे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है अगर इस ऑर्डर में रहा तो। ठीक है, मतलब इस ऑर्डर का मतलब अगर ऐसे डिफाइन किया हमने तो। ओके, और भी जो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट देख रहे हैं अभी हम वैसे, और बाकी बाकी जितने मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट देखेंगे, बहुत बाकी बहुत इजी इजी हैं। सो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया विच इज़ ए प्लस बी ए बी ज़ीरो, ये बहुत फेमस है, अगर तुम पहचान पाओ क्वेश्चन में तो। दिस इज वन, देन ए प्लस बी ए बी, ओके, देन यहाँ पे सारा जीरो हो जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा जीरो, देन अगेन वन, देन यहाँ पे ए प्लस बी। सो हो क्या रहा है बेसिकली, सारे डायगोनल्स पे ए प्लस बी रखेंगे, ओके, यहाँ पे सब पे ए प्लस बी रखेंगे, देन इसके सुपर डायगोनल्स पे ए बी आएगा और इसके सब डायगोनल्स पे वन आएगा। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स आएगा और बाकी सब जगह जीरो, बाकी सब जगह क्या आ रहा है, जीरो आएगा, है ना, बाकी सब जगह जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी जीरो।
सो इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है हमारे पास e टू द पावर n प्लस वन माइनस e टू द पावर n प्लस वन अपॉन e माइनस पी। सो स्पेशल मैनर है, ठीक है। और अगर मान लो a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब अगर a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, तब ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2a a स्क्वायर, देन यहाँ पे 2a, देन a स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ पे a स्क्वायर देन 2a, और ये फाइंड आउट करके बताना क्या आएगा, है ना। सो 1 1 एंड सो ऑन 1। सो ये तब वैलिड होगा जब a इज़ नॉट इक्वल्स टू b है, और जब a इक्वल्स टू b आएगा तो बताना कि इसमें क्या आंसर आ रहा है। तो ये तुम्हारा काम है। ओके, सो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो कंपेनियन मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो कंपेनियन मैट्रिक्स में तो हमने देखा था कि क्या होता है। कंपेनियन मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो कंपेनियन मैट्रिक्स को लिखने के 4 तरीके थे, जिसमें से हमने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो ऐसे लिखेंगे e नॉट माइनस e1 एंड सो ऑन माइनस en माइनस वन। ओके, यहाँ से लेकर के n टर्म हो गया और यहाँ पे 1 टर्म हो गया, तो टोटल n हो गया। ओके, देन यहाँ पे हम लिखेंगे देन यहाँ पे ये सारा एलिमेंट्स जो है वो 0 होगा, या डायगोनल सेंट्रीज यहाँ तक 0 होंगे, एंड देन इसके सब डायगोनल्स में 1, यहाँ पे 1 एंड सो ऑन, यहाँ तक ये 1 आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये ऐसे, ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स। और ये कंपेनियन मैट्रिक्स बनती है किसी भी एक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग, जो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास। सो फर्स्ट पार्ट मोनिक होना चाहिए x टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, और यहाँ से होता है हमारे पास प्लस ए नॉट। सो एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इन जनरल लिखना चाहेंगे तो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास। सो डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमारे पास एग्जैक्टली माइनस ए नॉट, देखना पड़ेगा इसको। सो इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट। सो एक्स टू द पावर n आया, देन प्लस ऑफ -1 टू द पावर -1 टू द पावर 1 ऑफ ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, एंड देन सो ऑन, यहाँ पे प्लस -1 टू द पावर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम तो नेक्स्ट 2, देन ये n माइनस n। ओके, सो यहाँ पे n ऑफ ए नॉट, ठीक है। सो फाइनली ए नॉट आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट विज ए नॉट, और हमें ट्रेस भी पता है, ट्रेस क्या होता था हमारे पास, ए एन माइनस वन आता था। ओके, माइनस ऑफ ए एन माइनस वन आता था। एक बार चेक कर लेना डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ ए नॉट है या ए नॉट है। ओके, एक बार इसको चेक कर लेना, पहले मैंने बता रखा होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपने मैट्रिक्स पर जाते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेना और उसमें लिख लेना। देन मैट्रिक्स पर जाते हैं। मैट्रिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है विच इज आइडम से स्टार्ट करते हैं। आइडम मैट्रिक्स है, आइडम मैट्रिक्स है। तो आइडम मैट्रिक्स क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये कोई एक नंबर होगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये कह सकते हो कि आइडम मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट, आइडम मैट्रिक्स, आइडम मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इज आइदर 1 और -1, आइदर 1 और -1, ठीक है। सॉरी, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1। नेक्स्ट इन्वोल्यूटरी देख लेते हैं। सो इन्वोल्यूटरी में so determinant a square is equals to identity, then you can use determinant of a square is equals to just 1. So it is nothing but determinant of a minus 1 and determinant of a plus 1 is equals to 0. एक साइड लाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, determinant of a is equals to either 1 और -1, ठीक है। so determinant is, यहाँ पे ये लिख लेते हैं either 1 और -1, ठीक है।
नेक्स्ट नीलपोटेंट मैट्रिक्स का हमने डिफाइन कर दिया है। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स यहाँ पे भी देख लो थोड़ा सा। सो ए टू द पावर k इज इक्वल टू 0 और k क्या होता है, k इज द इंडेक्स होता है, k इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ ए या फिर उसके बाद का कोई भी नंबर ले लो ग्रेटर इक्वल टू k। सो बेटर टू राइट कि दिस इज ग्रेटर इक्वल टू k इज इक्वल टू 0। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर k क्या आएगा 0। सो इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो केवल केवल 0 होगा डिटर्मिनेंट। देन देख लेते हैं तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ भी डिटर्मिनेंट हो सकता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ भी बोलोगे के यहाँ पे रख देंगे और बाकी सारे जगह 0 रख देंगे, ठीक है। तो वो टर्म क्या आ जाएगा, वो के बिलोंग्स कर जाएगा आर में, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो के की जगह पे तुम कुछ भी रख लो। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कुछ खास नहीं है यहाँ पे। देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर देखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और ऑर्थोगोनल जो है वो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया हमने, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे कह सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए होता है, सो यहाँ से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। सो अगेन अगर रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आइदर -1 और +1, यही हो सकता है। अगर रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो यही हो सकता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 नहीं होगा, क्यों? 0 0 मैट्रिक्स लो, 0 मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। क्यों नहीं होगा 0? 0 जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों होता है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। देन ऑर्थोगोनल हो गया। हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी सेम इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, स्क्यू हर्मिशियन का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन हम क्या देखेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स देखेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स देखेंगे। ओके। सो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास गिवन होता है ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए थीटा ए। सो कहीं से भी ले लेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट एंड विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देन यहाँ पे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए थीटा का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है फॉर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स ले लो 0 1 देन -1 0, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, विच इज इक्वल्स टू 1 ना, ये 1 हो जाएगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यूनिटरी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1 होगा, डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो ओके। सो यहाँ से क्या कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो कुछ भी हो जाएगा, विच इज ई टू द पावर आयोटा थीटा ना, कोई भी ले सकते हैं 1 या -1 में, बस उसका मॉडुलस वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना, बस ये ध्यान रखना है। ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, बताओ। और भी कोई मैट्रिक्स है दिमाग में, बताओ, जिसका डिटर्मिनेंट हमने नहीं डिफाइन किया हो, और भी कोई मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स आएगी तो तुम डिफाइन कर सकते हो ना डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इजी टॉपिक है, पर इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, तो उसको कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। इसमें बिल्कुल ही इजी टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या, हमारे पास कोई सिस्टम होगा ए विच इज ऑफ m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, और
और लेट्स से जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो a11 x1 प्लस a12 x2। मान लो कि हमारे पास n वेरिएबल है और m इक्वेशंस हैं, ठीक है। मतलब m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब n वेरिएबल और n इक्वेशंस हैं। सो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं, सो दिस इज a1n ऑफ xn इज इक्वल्स टू b1, देन a21 ऑफ x2 प्लस a22 ऑफ x2। और सेम इसी तरीके से हमारे पास कितने इक्वेशन है, टोटल m इक्वेशंस हैं, है ना। टोटल क्या है हमारे पास, m इक्वेशंस हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ऑफ x1 प्लस am2 ऑफ x2 एन प्लस सो ऑन प्लस amn xn इज इक्वल्स टू bn, ठीक है। मतलब क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल और अननोन बोल दो, नंबर ऑफ वेरिएबल और अननोन बोल दो जो कि नहीं पता है, ठीक है। अननोन इज इक्वल्स टू n, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो m है, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है m है। तो m इक्वेशन n अननोन का जो ये सिस्टम है, इसको हम चेंज कर सकते हैं सिस्टम ऑफ ax इज इक्वल्स टू b में। इसको चेंज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास a जो होगा वो मैट्रिक्स होगा हमारे पास a11 a12 एंड सो ऑन a1n, एंड देन मैट्रिक्स होगा a21 a22 एंड सो ऑन a2n, एंड देन am1। सो रेक्टेंगल मैट्रिक्स लिया हमने m बाई n की, एंड सो ऑन amn, ये एक मैट्रिक्स हो गई। देन x को अगर डिफाइन करेंगे, सो x जो है नंबर ऑफ वेरिएबल होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn, और b जो है वो डिफाइंड होगा b1 b2 एंड सो ऑन bn। यहाँ तक सबको पता होगा इसके बारे में, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। सो इसके आगे देखते हैं। सो ax इज इक्वल्स टू b है हमारे पास। सो ये नोटिस करो यहाँ पे कि a जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और x जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, और b जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होती है, ठीक है यहाँ तक। सो बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और हर बार बनता है एक क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो जैम हो चाहे वो नेट का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है यहाँ से। तो इसको अच्छे से समझ लेना, और बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, यहाँ पे गलती करने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है, और यहाँ पे गलती करोगे तो बहुत दिक्कत है। ओके, तो हम कोई जो मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, तो ए कोई मैट्रिक्स इसी फील्ड पर डिफाइन हो सकती है, ठीक है, कोई फील्ड पर डिफाइन हो सकती है ए, मतलब ए की जो एंट्रीज हैं, जो ए मैट्रिक्स हमने डिफाइन करा है विच इज ऑफ ए आई जे, तो ये ए आई जे जो है वो किसी फील्ड से बिलोंग करेगा। फील्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे पास, सी आर, ठीक है, सी आर क्यू, तो सबसे छोटा फील्ड क्यू है, और सबसे उससे भी छोटा अगर फाइनाइट फील्ड लेंगे तो जेड पी फाइनाइट फील्ड हो गया। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे फील्ड को, जैसे इस टाइप के फील्ड को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो इजी फील्ड पढ़ेंगे जो भी हमारे पास नोन होते हैं, जो भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कि अगर मान लो हमारे पास कोई जो बी मैट्रिक्स है, अगर ये बी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। देन ए एक्स इज इक्वल्स टू ए ऑफ एम क्रॉस एन और एक्स इज इक्वल्स टू एन क्रॉस एन। अगर ये मैट्रिक्स जीरो ऑफ एम क्रॉस वन की बन गई तो हम इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे सब ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे ना, सब कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सब इजी हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोगों ने समझ रखा है। अगर बी नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट बी आई विच इज़ नॉन जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए ऑफ एम क्रॉस एन और एक्स ऑफ एन क्रॉस वन इज इक्वल्स टू बी ऑफ एम क्रॉस वन। तो ये मैट्रिक्स को बोलेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ तक सब कोई को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होता है किसी को। अब आगे देखते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, देखो डायमेंशन ऑफ, मान लो कोई मैट्रिक्स, अगर हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, मान लो कोई मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया सबसे पहले, विच इज ऑफ एम बाई एन की मैट्रिक्स डिफाइन की है ना। तो ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन होगा, जो भी फील्ड तुमने ले रखा है उस फील्ड से एफ ऑफ एन से एफ ऑफ एम पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगा, है ना। ये हमने पहले भी देख रखा था कि अगर ऑफ एम बाई एन की मैट्रिक्स होती थी और अगर हमने सिस्टम को रियल दे रखा था तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन कर रहे थे, टी ऑफ आर एन से आर एन पे। ओके, तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे इसमें, टी ऑफ एफ एम से एक्स एम पे। ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा और यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा और टी के करस्पॉन्डिंग ये कहीं मैप कर जाएगा। मान लो कोई एक एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लिया और इसका यहाँ पे मैप हो गया। ओके, एक चीज़ देखो, ये जो हम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम वैलिड है तो इसका मतलब बी कहाँ पे जाना चाहिए, बी एफ एम में जाना चाहिए। और बी हमारे पास क्या है एग्जैक्टली ये बी वन बी टू एम टपल है ना, टोटल एम टपल है। तो मतलब यहाँ पे कहीं पे बी होगा, अगर ये सिस्टम का सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे बी होना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है। तो एफ एम और एफ एम नहीं डिफाइन करके, अगर मान लो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू, ठीक है, वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू डिफाइन कर रहे हैं और ये हमारे पास कोई स्पेस है और ये हमारे पास कोई स्पेस है दूसरा, और हम ये कह रहे हैं कि कोई सिस्टम ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी है और हम यहाँ पे बी कुछ भी हो सकता है, बी जीरो भी हो सकता है और बी नॉन जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये बी बिलोंग करेगा रेंज स्पेस ऑफ टी में, ठीक है, देखो ये अगर स्मॉल बी बिलोंग करेगा रेंज स्पेस ऑफ टी में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक ऐसा एक्स होगा जो कि वी में होगा, सच दैट क्या होगा कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से हमको क्या कंडीशन मिला कि बी जो है, बी को रेंज स्पेस ऑफ टी में होना चाहिए। अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब बी जो होगा वो रेंज स्पेस ऑफ टी में होगा, अदरवाइज इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन यहाँ से निकाल सकते हो कि द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, कोई भी सिस्टम, देखो तो इसका मतलब क्या हो गया कि द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज सॉल्यूशन। सिस्टम के पास सॉल्यूशन तभी होगा जब बी बिलोंग्स करेगा रेंज स्पेस ऑफ टी में, है ना, और ऐसे कह सकते हो रेंज स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करेगा, है ना। तो जो रेंज स्पेस होता है वही एक्चुअली में कॉलम स्पेस होता है, इसका मतलब बी को बिलोंग करना पड़ेगा कॉलम स्पेस ऑफ ए में, ठीक है। मतलब बी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए। ओके, तो इसमें एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है, देखो जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया हमने वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू पे, और डायमेंशन ऑफ वी जो है वो हमारे पास एन गिवन है और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है वो हमारे पास एम गिवन है। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स बन सकती है विच इज ऑफ एम बाई एन की मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं जिसकी ये मैट्रिक्स होगी, मतलब किसी ना किसी एक बेस, कोई ना कोई एक बेसिस मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। बेसिस कुछ भी हो सकता है, बेसिस इन जनरल हमने डिफाइन नहीं किया, बेसिस कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा बेसिस होगा वी का, बी इज द बेसिस ऑफ वी, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा बेसिस होगा जिसके करस्पॉन्डिंग कि इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये, है ना। ओके, तो अगर मान लो हम कह रहे हैं कि टी ऑफ एक्स और हम कह रहे हैं कि ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, बी अभी अभी कुछ भी नहीं लिया है, जीरो नॉन जीरो कुछ भी नहीं लिया है, तो बी कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट बन रहा है हमारे पास, जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो कैसा सेट बन रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी बन रहा है, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्चुअली में एक्स फाइंड आउट करना है। सो एक्स एक्चुअली में क्या है हमारे पास, एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन है, एक्स एन है। और अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हुआ
अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम क्या कह सकते हैं उस केस में कि ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी बी है हमारे पास, दैट इज B1 B2 एंड सो ऑन Bn। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्स इस केस में फाइंड आउट हो जाएगा। बताओ ये चीज़ समझ में आ रहा है? इस चीज़ में ये चीज़ फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर इसी को ट्रांसफॉर्मेशन से देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। यही तो मतलब हुआ ना कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई ए, यहाँ पे कोई वी है और यहाँ पे कोई डब्ल्यू है और यहाँ पे कोई बी रखा है ना, कोई बी रखा है और हमें सॉल्यूशन चाहिए ए एक्स इज इक्वल टू बी का। और ए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है विद सम बेसिस बी, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएगा, तो कोई एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ मैप डेफिनेटली होगा ना, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एक्स मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट कि टी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अगर सॉल्यूशन हुआ एक्स इज इक्वल टू बी का तो कोई ना कोई एक ऐसा एक्स होगा जो कि बी पे जाके मैप करेगा। तो अगर हम इनवर्स सेट बनाए, लाइक अगर हम टी इनवर्स सेट बनाए, टी इनवर्स ऑफ बी मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे हैं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे हैं जो एग्जैक्टली मैप हो रहे हैं बी पे। ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारे एलिमेंट मैप हो जाए बी पे, बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है मैप, है ना। तो इस केस में वैसे एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वी के, वैसे एलिमेंट वी के फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वी है और ये डब्ल्यू है, सच दैट कि टी ऑफ एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा बी। टी ऑफ टी का जब इमेज देखेंगे एक्स पे तो वो आ जाएगा हमारे पास बी। यहाँ तक ठीक है। तो अगर मान लो कि कार्डिनलिटी ऑफ, अगर मान लो कोई नहीं आया टी इनवर्स ऑफ बी में, कोई नहीं आया टी इनवर्स ऑफ बी में, कोई नहीं आया मतलब फाइव, कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा कि सॉल्यूशन हो पाए, तो इस केस में क्या होगा, इसकी कार्डिनलिटी, नो कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं कि कार्डिनलिटी क्या होगी, है ना। तो अगर मान लो कि कोई एलिमेंट नहीं आया तो कार्डिनलिटी ऑफ टी भी क्या होगा, जीरो। ठीक है। और अगर मान लो कि एक एलिमेंट आ गया, कोई भी एलिमेंट आ गया, है ना, मतलब कोई भी एक एलिमेंट आ गया तो टी इनवर्स बी जो है वो नॉट इक्वल टू फाइव है। यहाँ तक सही है, बताओ। तो ये कह रहा हूँ मैं कि तब जो कार्डिनलिटी ऑफ टी इनवर्स ऑफ बी होगा वो सेम होगा कार्डिनलिटी ऑफ कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी प्लस ए। और ए ऐसा मैट्रिक्स है, ए ऐसा मैट्रिक्स है, ए ऐसा एलिमेंट है जो मैप हो रहा है बी पे। देखो कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट आ गया यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू बी सच दैट टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, है ना। तो वही यहाँ पे ए ऐड हुआ है, सो ये कार्डिनलिटी सेम होगी। और हमें पता है विद द यूज ऑफ कोसेट, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है ग्रुप थ्योरी का तो उसमें कहते हैं कि जो कोसेट होता है वो एग्जैक्टली सेम कार्डिनलिटी का होता है। इसका मतलब कर्नल का जो कार्डिनलिटी होगा वही टी इनवर्स बी का कार्डिनलिटी होगा। ठीक है। ये चीज कैसे है वो देख सकते हो अगर चाहो तो। सो मान लो कि टी ऑफ ए जो है हमारे पास वो बी है और कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं विच इज कर्नल ऑफ टी प्लस ए से, तो ये कैसा एलिमेंट होगा, ये ऐसा एलिमेंट होगा, समझो मान लो कि के प्लस ए टाइप का, है ना, जहाँ पे स्मॉल के बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ टी में, है ना। तो जब हम टी ऑपरेट करेंगे इस पे, टी ऑपरेट करेंगे के प्लस ए पे, तो टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो ये ओपन होगा टी ऑफ के प्लस टी ऑफ ए टाइप का। और के क्योंकि के क्योंकि कर्नल में है तो कर्नल का इमेज क्या होता है, जीरो अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन दिस इज ऑफ टी ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कर्नल का एलिमेंट लेंगे और एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे तो वो बी आ जाएगा। मतलब टी इनवर्स ऑफ बी का जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा कर्नल ऑफ ए प्लस बी के, सॉरी कर्नल ऑफ टी प्लस ए के। और जहाँ पे ये डिफाइन होगा कि टी ऑफ ए जो है वो एग्जैक्टली बी है। ये समझ में आ गया। ठीक है। यहाँ से देखो एक चीज मैं इंप्लाई कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा इसका, क्या नहीं आया इसमें।
बस मैप कर दिया ना, टी जो है वो लीनियर है, तो के प्लस ए क्या होगा, टी ऑफ के प्लस टी ऑफ ए, है ना। और टी ऑफ के क्या होगा, जीरो, क्योंकि के बिलोंग कर रहा है कर्नल में। और टी ऑफ ए क्या गिवन था हमारे पास, बी गिवन था, तो टी ऑफ के प्लस वन क्या आ गया, बी आ गया। और बी क्यों, मतलब सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब टी ऑफ एक्स में क्या रख रहे हैं, टी ऑफ ए इनवर्स बी में क्या रख रहे हैं, वैसे एलिमेंट वी के सच दैट कि टी ऑफ एक्स जो है वो बी आ जाए। तो अगर हम कोई भी एक्स लेंगे विच इज बिलोंग्स टू, वही कर रहा हूँ, तो कोई भी एक्स लेंगे विच इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी प्लस बी, अगर यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक करोगे तो ये एलिमेंट क्या देगा, ये एलिमेंट टी ऑफ एक्स जो है वो बी देगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि कर्नल ऑफ टी प्लस बी जो है वो कंटेन कर रहा है किसमें, टी इनवर्स ऑफ बी में। यहाँ तक सही है, बताओ। यहाँ तक सही है। और सिमिलरली तुम शो कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट अगर टी इनवर्स बी में है, तो मान लेते हैं कि कोई भी वाई बिलोंग कर रहा है टी इनवर्स ऑफ बी में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बी, पर हमारे पास पहले से गिवन था कि टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टी ऑफ ए। और क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक साइड ला सकते हैं, सो एक साइड हमने ले आया इसको विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, टी ऑफ वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाई माइनस ए कहाँ मैप कर गया, जीरो पे। तो टी ऑफ वाई माइनस ए कहाँ पे मैप कर गया, जीरो पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई माइनस ए जो है वो कर्नल ऑफ टी में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई जो है वो बिलोंग कर जाएगा ए प्लस कर्नल टी में। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं विच इज बिलोंग्स टू टी इनवर्स ऑफ बी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है ए प्लस कर्नल ऑफ टी में भी है। तो इसका मतलब टी इनवर्स ऑफ बी जो है वो सबसेट हो गया ए प्लस कर्नल ऑफ टी का। तो सेम इसी तरीके से तुम कह सकते हो, इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। ये मान लो सेकेंड है और ये मान लो फर्स्ट है। इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी इनवर्स ऑफ बी इज एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ कर्नल ऑफ टी। तो वहां पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है। बताओ, डाउट है इसमें भी। ओके, तो अब देखो क्या क्या चीज़ आया हमारे पास। और यहाँ पे एक चीज़ इम्प्लाई करते हैं, फिर बाद में इसको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को देख लो, टी इनवर्स ऑफ बी, और ऐसे कह लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे कह लो एग्जैक्टली सेम यही चीज़। यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, देखो ये जो कर्नल ऑफ टी है ये क्या है, कर्नल ऑफ टी क्या होता है, कर्नल ऑफ टी क्या होता है, बता सकते हो। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी सिस्टम के रिस्पेक्ट में कर्नल ऑफ टी क्या है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के रिस्पेक्ट में कर्नल ऑफ टी क्या है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि कोई भी ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था यहाँ पे, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन था, और हमने एक ट्रांसफॉर्म किया। तो वो सारे एक्स, वो सारे वैल्यू वो सारे वैल्यू जो कि जीरो पे मैप हो रहे हैं, यही होता है ना कर्नल टी। वो सारे वैल्यू जो कि जीरो पे मैप हो रहे हैं, तो कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, कर्नल ऑफ टी का मतलब हो गया कि वो सारे x बिलोंग्स टू v में सच दैट t ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो। तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया। और ये टी इनवर्स ऑफ जीरो अगर फाइंड आउट करेंगे तो टी इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा, टी इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू v सच दैट t ऑफ सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब कर्नल ऑफ t जो है इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। कर्नल ऑफ t इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके,
सो नाउ अब देखते हैं कि नंबर ऑफ एल आई सोल्यूशंस क्या होता है ना। नंबर ऑफ एल आई सोल्यूशन मतलब एक तो सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है और एक सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हम सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं निकालना चाह रहे हैं, अभी हम बस बाहर से देख रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। फाइंड आउट करना वो अलग बात है। तो थ्योरी की बात कर रहे हैं अभी हम जस्ट, है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दो सिस्टम है। सो नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन, linearly independent solution of homogeneous system of homogeneous system of equation ax is equals to जीरो, ये क्या होगा बताओ। ये एग्जैक्टली हो जाएगा ना, किसके अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली नलिटी ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आने वाला है, जो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होते हैं, या डायरेक्ट पहले ऐसे लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं देन नंबर ऑफ, पहले सॉल्यूशन, जीरो के अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, जीरो तो ऑलवेज सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको इंक्लूड कर देते हैं फर्स्ट में, जीरो इज ऑलवेज सॉल्यूशन ऑफ x is equals to zero is always a solution of this system, always solution, always solution of the system, of the system ax is equals to zero। तो जीरो हमेशा सॉल्यूशन होता है, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन केस में क्या सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, कर्नल ऑफ टी होगा, ठीक है। तो कर्नल ऑफ टी इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, जो भी कर्नल ऑफ टी होगा, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax is equals to जीरो, ये ठीक है बताओ। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, जो पूरा कर्नल होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, कोई भी, ये कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया एक्चुअली में, दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। सो एल आई सॉल्यूशन का अगर बात करेंगे कि नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ एल आई, अब देखो एल आई बहुत सारे सेट बना सकते हो ना, कर्नल स्पेस का कोई भी बेसिस वो क्या होगा इसका, उस कर्नल स्पेस का कोई भी बेसिस ले लेंगे, अगर तुम्हें एल आई सेट ही लेना होगा तो कर्नल स्पेस का कोई भी बेसिस ले लेंगे तो वो इसका एल आई सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एल आई सॉल्यूशन, एल आई सेट ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो एक्चुअली ये नल स्पेस ही है, कोई भी बेसिस ले, अगर कोई भी नल स्पेस का बेसिस बनेगा वही इसका एल आई सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये ठीक है बताओ। और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता, एल आई सेट ऑफ सॉल्यूशंस, कंप्लीट एल आई सेट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, कंप्लीट एल आई सेट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे तो यही बोलेंगे बस, सेट भी बोल रहे हैं ना, इसलिए सेट बोल रहे हैं इसीलिए साथ में। तो ये कंप्लीट एल आई सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, जो कि होगा कोई भी बेसिस ले लो विच इज एन टी का, नल स्पेस ऑफ टी का, ओके। अब नेक्स्ट अगर काउंट करें नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम, ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम ax is equals to जीरो, ये क्या होगा बताना, नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax is equals to जीरो क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, एल आई सॉल्यूशन जो होगा वो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी होगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं, नलिटी ऑफ टी, है ना। या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, देखो कोई मैट्रिक्स, नल स्पेस क्यों ले रहा हूँ, कर्नल ऑफ टी क्या होता है, कर्नल ऑफ टी को क्या बोलते हैं, नल स्पेस बोलते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो कर्नल ऑफ टी होगा ना,
बोलो ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या? नंबर ऑफ जीरो रोज वो अभी लिखेंगे, पहले अभी यहाँ तक सही है बताओ, यहाँ तक एक एक चीज इंप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब पूरे वेक्टर स्पेस से जा रहे हैं हम उस पे काउंटिंग पे, यहाँ तक सही है? ओके, और किसी को डाउट है यहाँ तक बताओ, कि कोई भी लाइन में अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई भी लाइन में डाउट हो तो पूछो। एक्स इज इक्वल टू जीरो एल आई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी जीरो, किसी भी सेट में जीरो एलिमेंट होता है वो एल आई नहीं होता। एल आई सेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जो भी एलिमेंट एक्स, जो भी एलिमेंट कर्नल में बिलोंग करेंगे वही तो सॉल्यूशन होंगे ना, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो भी एलिमेंट कर्नल में बिलोंग करेंगे वही तो सॉल्यूशन बन सकते हैं, और कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कर्नल में इसका मतलब कंप्लीट कर्नल स्पेस आएगा हमारे पास, कंप्लीट कर्नल ऑफ टी आ जाएगा, कंप्लीट नल स्पेस आ जाएगा। कर्नल ऑफ टी का मतलब होता है नल स्पेस ऑफ टी, कंप्लीट नल स्पेस ऑफ टी आ जाएगा। तो अगर कंप्लीट एलआई सेट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? बेसिस लेना पड़ेगा इस नल स्पेस का। एलआई नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंप्लीट सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। देखो ऊपर में लिखा हुआ है कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ मैं इसको, एलआई नहीं बोल रहा हूँ। एलडी ही होगा, कोई भी स्पेस जो होता है उसमें जीरो बिलोंग करता है, तो कोई भी स्पेस या कोई भी वेक्टर स्पेस हमेशा एलडी होता है, हमेशा एलडी होता है, कोई भी वेक्टर स्पेस या कोई भी सब स्पेस, क्योंकि उसमें जीरो बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें सारे के सारे सॉल्यूशंस रखे हैं, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कंप्लीट एलआई सेट ऑफ सॉल्यूशन जब भी बोलोगे, सेट ऑफ सॉल्यूशन जब भी बोलोगे तो वो क्या होगा, एलआई भी बोल रहे हो साथ में सेट भी बोल रहे हो, तो कुछ नहीं लेना पड़ेगा, बस बेसिस ही लेना पड़ेगा। ये कंप्लीट एलआई सेट ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है ना। अब इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट तुम सेट बना सकते हो, क्योंकि बेसिस तुम डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो। तो इस टाइप के तुम कितने सेट्स बना सकते हो? इनफाइनाइट सेट्स बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस बना सकते हो तुम, है ना। पर जो भी कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो एग्जैक्टली नल स्पेस का बेसिस बनेगा। ठीक है यहाँ तक? ओके, नाउ अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ एलआई होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ध्यान दो, इस जगह पे ध्यान दो। सो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिस की डायमेंशन ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इस बेसिस ऑफ नल स्पेस की डायमेंशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एन टी हुआ, और इसका मतलब हो गया नल स्पेस ऑफ टी। तो जो भी नल स्पेस ऑफ टी होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरे टर्म में लिखेंगे n माइनस ऑफ रैंक ऑफ टी। बोलो ठीक है, n-ऑफ रैंक ऑफ टी, यहाँ तक तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, सो ये बहुत ईजी चीज़ है। ओके, n-ऑफ रैंक ऑफ टी का मतलब क्या होगा, n माइनस नंबर ऑफ एल आई रोज। ठीक है, नंबर ऑफ एल आई रोज, यहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि n माइनस रैंक ऑफ टी क्या होता है, नंबर ऑफ एल आई रोज या कॉलम, तो इसको हम यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं n माइनस नंबर ऑफ एल आई रोज। ठीक है, जीरो तब होगा जब हम उसको चेंज करेंगे एक फॉर्म में। बताओ ठीक है यहाँ तक? n माइनस नंबर ऑफ एल आई रोज, बताओ। ओके, सो अब इसी चीज को ध्यान में दो। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है विच इज ऑफ m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और जो सिस्टम a ऑफ x इज इक्वल टू जीरो गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन कितने आए, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। और किसी को दिक्कत है, वॉइस में? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस, और किसी को दिक्कत है बताओ?
ओके, और किसी को दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? होमोजीनियस, होमोजीनियस। सो क्या क्या इम्प्लीकेशन है यहाँ से? सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास? अभी बस होमोजीनियस की बात कर रहे हैं सारी की सारी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास n माइनस रैंक ऑफ टी से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले का जो इम्प्लीकेशन है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ओके, तो रैंक ऑफ टी क्या होता है? नंबर ऑफ एल आई रोज और नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स। नंबर ऑफ एल आई रोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एल आई रोज लेंगे क्योंकि हम मोस्टली एल आई रोज पे काम करते हैं। नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स भी होता है रैंक, तो उसको भी तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या है। और अगर इस मैट्रिक्स का रैंक आर है, कोई एक मैट्रिक्स ए है और इसका रैंक आर है, तो नंबर ऑफ एल आई रोज क्या होता है? एल आई रोज तो वही हुआ ना, रैंक हो गया ना। तो एन माइनस रैंक ऑफ ए, सो इट इज नथिंग बट एन माइनस आर। ये सॉल्यूशन तुम सब ने पढ़ रखा होगा, ये सब ने पढ़ रखा होगा कि नंबर ऑफ एल आई होमोजीनियस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल आई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज एन माइनस आर। यहाँ तक ठीक? तो क्या क्या पता चल गया? डायमेंशन पता चल गया, सेट पता चल, कंप्लीट सेट पता चल गया कि कंप्लीट सेट क्या होगा। कंप्लीट जो होगा वो कर्नल होगा, है ना, कर्नल होगा ए का। रेंज स्पेस, सॉरी कर्नल स्पेस होगा टी का, है ना, ऐसे कह सकते हो, या नलिटी ऑफ ए भी कह सकते हो। और एल आई जो होगा वो एन माइनस आर होगा, नंबर ऑफ एल आई सेट्स। दूसरा चीज ये देखो कि अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं लेट सी वन सी टू, लेट एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन, कोई भी एन या एम कुछ भी है, मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, के ले लेते हैं क्योंकि एम और एन पहले से मान रखे हैं। बी द सॉल्यूशन ऑफ, बी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है देन क्या होगा बताओ? वो प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम मैंने मान रखा है, ये सिस्टम मैंने मान रखा है। ओके, सो एक्स वन एक्स टू एक्स के भी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो इस वाले फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने माना और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सी वन, इसको सेकेंड माना, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सी टू, और इसको केथ इक्वेशन माना, केथ इक्वेशन माना और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सी के। तो क्या आ जाएगा देखो, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म को कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे और पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई करो। तो ए टाइम्स ऑफ सी वन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, ए टाइम्स ऑफ, और सबको ऐड कर दिया। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं। तो सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा देखो, ए टाइम्स ऑफ सी वन एक्स वन प्लस ए टाइम्स ऑफ सी टू एक्स टू एंड प्लस सो वन ए टाइम्स ऑफ सी के एक्स के, एंड विच इज इक्वल टू जीरो। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। तो यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं ए टाइम्स ऑफ सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू एंड प्लस सो वन सी के एक्स के इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास, इफ, अगर ये सॉल्यूशन है सिस्टम के, देन कोई भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सी आई एक्स आई, सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सी के एक्स के
is the solution of the system of equation, solution of the homogeneous system of equation, homogeneous system of equation Ax is equals to system of equation Ax is equals to 0। यहाँ पे समझ में आया ये चीज? अगर कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा n सॉल्यूशन, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है? मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब अगर x1 x2 xk जो सॉल्यूशन है, तो समेशन ऑफ ci xi where I is varying from 1 to k is also solution of the homogeneous system, solution of the system Ax is equals to 0। यहाँ तक बताओ किसी कोई डाउट? होमोजेनियस सिस्टम के बारे में जितनी भी डिटेल है तो यहाँ पे दिखी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग। अब तुम इनसे क्या क्या इम्प्लाई कर सकते हो, ठीक है? बहुत कुछ इम्प्लाई कर सकते हो यहाँ से ना। दिस इज ऑफ m ऑफ n क्रॉस, दिस इज n क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब आते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम पे। नॉन होमोजेनियस सिस्टम पे आते हैं। ओके, तो हमारे पास कोई सिस्टम है a ऑफ m क्रॉस n का, x जो है वो बिलोंग कर रहा है n क्रॉस 1। हाँ, वो भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा, कुछ रखो चाहे नहीं रखो, ठीक है? x1 x2 सॉल्यूशन होगा, x1 प्लस x2 सॉल्यूशन होगा, a टाइम्स ऑफ x1 प्लस a टाइम्स ऑफ x2 सॉल्यूशन होगा, कहीं तक भी ले जाओ, बस वो सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। सो दिस इज जस्ट अ b ऑफ m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है? यहाँ पे तो ये क्या है? होमोजीनियस सिस्टम है, सॉरी ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और b हमने मान रखा है नॉन जीरो, इसलिए नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि हमने b यहाँ पे मान रखा है नॉन जीरो वेक्टर। ओके, तो देखो यहाँ से क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जो टी इनवर्स ऑफ b बनाया था वो एक्चुअली में क्या है, अगर नॉट इक्वल टू 5 है, अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो टी इनवर्स ऑफ b का मतलब क्या होगा, वो सारे x बिलोंग्स टू जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है वेक्टर स्पेस b से w पर डिफाइंड है, जहाँ पे डायमेंशन ऑफ b जो है वो n है और डायमेंशन ऑफ w जो है वो m है। तो किसी भी बेसिस, कोई भी एक बेसिस होगा, उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बन जाएगी विच इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, है ना? तो टी इनवर्स ऑफ बी जो होगा हमारे पास वो एग्जैक्टली वो सारे एलिमेंट होंगे वेक्टर स्पेस वी के सच दैट जिसका इमेज बी होगा। ओके, और हमने क्या देखा, पहला चीज कि अगर नॉन जीरो है तो कार्डिनलिटी ऑफ टी इनवर्स ऑफ बी जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी होगा। कहने को तो कर्नल ऑफ टी प्लस ए है, सो ये कोसेट है, तो ये एग्जैक्टली सेम ऑफ कर्नल ऑफ टी हो जाता है। कार्डिनलिटी कर्नल ऑफ टी है इसमें, ठीक है? कार्डिनलिटी जो है वो कर्नल ऑफ टी है, ठीक है? बट एग्जैक्टली कर्नल ऑफ टी ये नहीं है, कर्नल ऑफ टी कोई और है, कर्नल ऑफ टी जो है वो ए एक्स इज इक्वल टू 0 है। ये समझ में आ रही बात? इसमें कर्नल ऑफ टी डिफाइन किया है, इसमें बस कार्डिनलिटी ऑफ कर्नल ऑफ टी लिखा है, दिस इज नॉट इक्वल टू कर्नल ऑफ टी। बताओ ये चीज ठीक है? एक चीज देखो, ग्रुप थ्योरी का एक चीज है कि अगर ये जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, टी ऑफ x1 प्लस x2 को हम क्या लिख सकते हैं,
टी ऑफ x1 प्लस टी ऑफ x2, देख सकते हैं ऐसा। इसका मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक होमोजीनियस, जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एक होमोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। वो एक होमोमॉर्फिज्म होता है। होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, किसी और को भी वॉइस प्रॉब्लम है तो बता दो। होमोमॉर्फिज्म क्या करता है कि कोई सेट ए है यहाँ पे, ठीक है, और कोई सेट बी है यहाँ पे, और हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू पे, ओके, और ये हमने डिफाइन करा टी, होमोमॉर्फिज्म का नाम टी दिया। तो टी कोई होमोमॉर्फिज्म एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पर ये एक्चुअली में होमोमॉर्फिज्म भी है ना। होमोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होमोमॉर्फिज्म में बस ये प्रॉपर्टी होती है, बस ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दिस इज फॉर, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंगिंग्स टू b, ये होनी चाहिए। तो ये तो सेटिस्फाई करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। बताओ ये चीज़ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। होमोमॉर्फिज्म कैसे हुआ, तो होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन होता है ये कि टी ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस टी ऑफ x2, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, कोई भी जैसे मान लो यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं ये जा रहे हैं जीरो पे, ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो है वो जा रहे हैं जीरो पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट मैप कर रहे हैं टी इनवर्स ऑफ जीरो पे, उसकी उसकी कार्डिनलिटी क्या है एग्जैक्टली, मतलब टी इनवर्स ऑफ जीरो जो है वो एक्चुअली में क्या है, कर्नल ऑफ टी है ना। यही एलिमेंट मैप कर रहे हैं जीरो पे, तो ये क्या है, कर्नल ऑफ टी है। यहाँ तक ठीक है, बताओ। तुम लोग होमोमॉर्फिज्म नहीं, तुम मतलब होमोमॉर्फिज्म मैंने नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि जान रही हो या नहीं जान रही ये चीज़। ओके, तो जो भी कर्नल ऑफ टी है वो यहाँ पे मैप है। तो अब क्या होगा, अब अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट मैप होगा, लाइक अगर दूसरा एलिमेंट बी मैप होगा, तो वो क्या होगा, कर्नल के पैकेट्स में मैप होगा। मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, ए टाइम्स ऑफ कर्नल ऑफ टी होगा। मतलब ये जो मैप होगा वो पूरे के पूरे पैकेट्स में होगा मैप। पैकेट का मतलब ये हुआ, अब जैसे ए अगर हमारे पास, अगर टी इनवर्स ऑफ बी जो है वो ए है, मतलब कि कोई एक ऐसा जो टी ऑफ ए है वो बी है, मतलब एक इमेज अगर बी पे मैप किया, जैसे मान लो यहाँ पे ए है और एक इमेज अगर बी पे मैप किया, तो पूरा का पूरा कोसेट बी पे मैप करेगा जो कि ए से बनने वाला है। तो ए से बनने वाला कोसेट क्या है, ए टाइम्स ऑफ कर्नल ऑफ टी। तो मतलब अगर इन सारे एलिमेंट्स को देखोगे, इन सारे एलिमेंट्स को देखोगे तो एग्जैक्टली में ये क्या आएगा, ए प्लस कर्नल ऑफ टी आएगा। मतलब जो होमोमॉर्फिज्म में जो मैपिंग होती है वो पूरा का पूरा एक एक पैकेट जाता है। मतलब इस सेट को तुम डिफरेंट डिफरेंट कोसेट में बांट दो और पूरा का पूरा कोसेट जाके मैप करेगा किसी एलिमेंट पे, पूरा का पूरा कोसेट मैप करेगा और उसके अलावा कोई नहीं मैप करेगा, क्योंकि कोसेट जो होते हैं वो आइदर डिसजॉइंट होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, बताओ। तो अगर ये कर्नल ऑफ टी है और कोई एक ए मैप कर गया बी पे, तो पूरा का पूरा ए प्लस कर्नल टी मैप कर जाएगा बी पे। तो अगर, तो क्या कह सकते हो यहाँ से, ये समझ में आया, ये जो पैकेट में मैपिंग हो रही है। जैसे इसी तरीके से मान लो कि ये कर्नल ऑफ टी और ए प्लस कर्नल ऑफ टी, ये अलग अलग क्या बोल दो, अलग अलग ये क्या है, ये हैं कोसेट है, ठीक है, टी के है ना, कोसेंट है। तो अगर कोई दूसरा कोसेट मिला हमें बी प्लस कर्नल, और कोई दूसरा कोसेट मिला सी प्लस कर्नल ऑफ टी, तो अगर सी, मान लो यहाँ पे कोई सी है और अगर ये सी मैप कर गया किसी डी पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पूरा का पूरा कोसेट होगा ना वो पूरा मैप कर जाएगा डी पे, और वो सारा का सारा एक ही एलिमेंट पे मैप करेगा, डी पे ही मैप करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब अगर टी ऑफ सी अगर डी है, तो सी का जो भी, सी के साथ जो भी कर्नल के साथ कर्नल का जो भी हम कोसेट निकाल रहे हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट कर्नल के करस्पॉन्डिंग, ये पूरा का पूरा इमेज कहाँ जाएगा, डी पे जाएगा।
देखो ये समझ में आया कि ये पैकेट्स में जाता है। ये जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे होगा ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ जाएंगे, पूरे के पूरा कोसेट्स जाएगा एक साथ, पूरा का पूरा कोसेट जाएगा एक साथ। ठीक है, पूरा का पूरा कोसेट्स एक साथ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो हमने क्या बोला कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फिर से बताओ, होमोमॉर्फिज्म जान तो रहे थे तुम। तो ये होमोमॉर्फिज्म होता है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट गया तो पूरा का पूरा कोसेट जाएगा वहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा कोसेट जाएगा वहाँ पे, बस वही मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो अब देखो क्या है सेकंड, इसमें क्या था एग्जैक्टली पता चल गया था कि इसमें क्या था, कर्नल ऑफ टी होगा, है ना। इसमें एग्जैक्टली पता चल गया था, इसमें इस स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया था, विच इज कर्नल ऑफ टी, है ना। इसमें क्या पता इसमें जो है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि सबसे पहले तुम्हें एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, कम से कम एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। मतलब कोई एक सॉल्यूशन निकाल लो, कोई भी एक ए में निकाल लो, विच इज ए बिलोंगिंग्स टू ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए बिलोंगिंग्स टू बी सच दैट कि अगर सिस्टम ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू पी का सॉल्व करना है, सच दैट टी ऑफ ए इज इक्वल टू पी हो जाए। ठीक है, तो अगर एक ए निकल जाएगा, इफ इफ ये निकल जाएगा, तो इनका पूरा सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो क्या होगा, ए प्लस कर्नल ऑफ टी। क्योंकि यही यही बस जाएंगे किस पे, यही बस बी पे मैप होगा, है ना। बाकी कोई बी पे मैप नहीं होगा। अगर ए मैप हो गया बी पे, तो पूरा का पूरा कोसेट जो है वो मैप करेगा, और कोई एलिमेंट नहीं मैप करेगा, क्योंकि कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट मैप करता है बी में, इसका मतलब वो भी कोसेट का एलिमेंट होगा। तो कंप्लीट सेट जो होगा वो ए प्लस कर्नल ऑफ टी ही होने वाला है। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन, कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। बताओ ये समझ में आया। ये पूरा का पूरा सेट है जो कि कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन है। सो ए प्लस कर्नल ऑफ टी जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ तक बताओ ठीक है। वो टाइम अलॉटेड होता है ना, तो इसलिए वो ऑफ हो जाता है, तो वो पीछे का काउंट होके ऑफ हो रहा था। ये समझ में आ गया। ओके, तो अब ये बताओ कि अगर हमें ये पता चल गया है, तो नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन ऑफ number of Li solution of the system of non-homogeneous equation, of the system of non-homogeneous equation, non-homogeneous equation कितने होंगे बताओ। क्या होगा एक्चुअली में, m, m क्यों होगा, इन जनरल बता रहा हूँ ना, इन जनरल पूछ रहा हूँ। रैंक m से क्या मतलब है, m और n से क्या मतलब है। एल आई सॉल्यूशन चाहिए ना, बताओ क्या हो सकता है एल आई सॉल्यूशन। नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, है ना, नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। तो देखो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तुमने फाइंड आउट किया ना,
ए, एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तुमने फाइंड आउट किया ए, और कर्नल ऑफ टी टोटल कितना था? कर्नल ऑफ टी टोटल था n माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है। ये टोटल था कर्नल ऑफ टी, पर तुमने एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उसकी वजह से यहाँ पे 1 ऐड होता है। तुम्हें याद होगा कि इसमें हम क्या लिखते थे? n माइनस आर, n प्लस वन माइनस आर, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते थे n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। n माइनस आर प्लस वन ये लिखते थे कि जो भी कर्नल के सॉल्यूशन है और साथ में एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया है, ये ठीक है। बताओ, आर जो है वो मेरे पास रैंक है, रैंक ऑफ ए है, तो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? n माइनस आर प्लस वन, है ना, ये होता है। ओके, बताओ किसी कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अब देखो क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी कोई सॉल्यूशन है हमारे ए एक्स, एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस वन इज इक्वल्स टू बी ऑफ एम क्रॉस वन, ये कोई सिस्टम हो गया। तो ये सिस्टम अगर बी नॉन जीरो है या जीरो जो भी है, तो इस केस में क्या होता है? बी को बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे? कॉलम स्पेस ऑफ ए में, अदरवाइज क्या होगा? ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बी इज बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, बी इज द solution of the system, solution of the system of the non-homogeneous system, of the non-homogeneous system। तो ये सारा का सारा जो भी है ये एकदम एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अभी हमने ना तो कोई मैट्रिक्स लिया ना तो कुछ लिया, बस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ, कल मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, सब क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे इसमें। और सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा जब बी जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा। बताओ ये ठीक है? सब कुछ यहाँ से प्रूफ करेंगे देन वहाँ पे अप्लाई करेंगे, कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना, कुछ भी डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे। इफ एंड ओनली इफ बी इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए, बी जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ ए में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए। बी सॉल्यूशन कैसे? बी को मान रहे हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, बी को सॉल्यूशन मान रहे हैं, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा। मैंने अभी पहले भी बताया था इसको, मैंने पहले भी बता रखा है, कहाँ बता रखा है? एक्चुअली देखो बता देता हूँ मैं फिर से एक बार। जैसे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिख रहे हैं ना, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिख रहे हैं, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन तब आएगा, ये सॉल्यूशन तब आएगा जब कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई एक ऐसा एक्स होगा सच दैट ए इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक ऐसा एक्स आना चाहिए। अब ए इनवर्स जो भी होगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको हमें ये दिखाना कि कॉलम स्पेस ऑफ बी में जाए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे से ए प्लस कर्नल ऑफ टी को अगर देखोगे, तो ए प्लस कर्नल ऑफ टी जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax is equals to b, of the system ax is equals to b। और यू कैन ईजिली यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा कि बी आ जाएगा, है ना। मतलब ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी कब सॉल्यूशन होता है? ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी का सॉल्यूशन कब हो सकता है बताओ? कि जब कोई यहाँ पे हमको कुछ भी एक एलिमेंट मिलेगा a1 a2 एंड सो ऑन an, है ना, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए पे, तो ए का मान लो कॉलम कॉलम जो हमारे पास वो है C1 C2 एंड सो ऑन Cn। तो हमने उस दिन देखा था क्या कि ये क्या आता था हमारे पास?
ये आता था हमारे पास A1 C1, मतलब ये कंप्लीट आएगा ना एक। सो दिस इज ऑफ, तो एक्चुअली में ये आता है A1 C1 A2 C2 प्लस AN CN, ठीक है। और दिस इज इक्वल्स टू B, ठीक है। ये हमारे पास B के बराबर आ रहा है, विच इज B1 B2 एंड सो ऑन BN। ये चीज समझ में आ रहा है बताओ? ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये समझ आ रहा है? उस दिन भी हमने ये देखा था ना, दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही आता है। तो बी कहाँ बिलोंग कर जाएगा? C1 C2 CN का क्या है? C1 C2 CN कहाँ बिलोंग कर रहा है? कॉलम स्पेस ऑफ ए में तो बिलोंग कर रहा है। तो और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन देंगे तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहाँ जाएंगे? कॉलम स्पेस ऑफ ए में जाएंगे। तो इसलिए बी को कहाँ होना पड़ेगा? कॉलम स्पेस ऑफ ए में होना पड़ेगा। बताओ, ये ठीक है? ये ठीक है यहाँ तक? ठीक है चलो। तो पहले बट अभी ये देखते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस पे आते हैं, सॉल्यूशंस पे देखते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास x1 x2 x1 x2 एंड सो ऑन xn p और xk be any solution of the non-homogeneous system of equation, इसके बाद हो जाएगी, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है। अगर x1 x2 xk be any solution of the non homogeneous system of equation ax is equals to b, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल्स टू b, a टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल्स टू b एंड सो ऑन a टाइम्स ऑफ xk इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगर, तो इस सब को ऐड कर दो, ठीक है। इनमें क्या कर रहे हैं? C1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनमें C2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनमें CK मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये काम कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं एक्चुअली इसमें? मतलब हमें इसमें ये दिखाना है कि सम ऑफ जो भी सम ऑफ कोफिशिएंट होंगे वो 1 होने पड़ेंगे, उनके कोफिशिएंट जो है वो 1 होने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर सम करेंगे तो क्या आएगा? a टाइम्स ऑफ C1 ऑफ x1 प्लस C2 ऑफ x2 एंड प्लस सो ऑन CN CK ऑफ xk, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास C1 B1 C2 B2 C2 B एंड सो ऑन CK B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन CK टाइम्स ऑफ B। तो ये सॉल्यूशन कब बनेगा? जब ये 1 हो जाएगा। तो C1 x1 C2 x2 and plus so on ck xk with the solution of the non-homogeneous system, with the solution of non-homogeneous system of equation, non-homogeneous system of equation, system of equation if system of equation ax is equals to b है यहाँ पे, if समेशन ऑफ सी आई जो है वो 1 हो जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना कि a ऑफ C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस सो ऑन CK xk विच इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ b। 1 अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा बताओ? हमें तो चाहिए a ऑफ समथिंग ऑफ a ऑफ y इज इक्वल टू b चाहिए ना, तभी तो सॉल्यूशन होगा ना। तो y यहाँ पे हमारे पास ये है, अगर ये समीशन 1 नहीं हुआ तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए ए वाई इज इक्वल टू बी का, तो हमें यहाँ पे बी ही चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? C1 प्लस C2 प्लस CK आ रहा है, तो इनके सम को क्या होना पड़ेगा? सॉल्यूशन होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई x1 है, कोई x2 है एंड कोई x3 है, ठीक है। ये कोई सॉल्यूशन है किसी सिस्टम ax इज इक्वल टू बी का, तो इनमें से कौन से सॉल्यूशन होंगे? पहला -1 माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस x2 x3। सेकेंड माइनस ऑफ x1 प्लस 2x2 माइनस x3। थर्ड x1 माइनस 2x2 माइनस x प्लस x3 एंड फोर्थ x1 माइनस ऑफ 2x2 माइनस x3।
अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से सॉल्यूशन बनेंगे? Ax इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन बनाना है और गिवन है कि x1 x2 x3 बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो C1 प्लस C2 प्लस C3 जो है वो जब भी 1 आ जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जब भी 1 आ जाएगा तो फर्स्ट वाले में सम करेंगे तो नहीं आएगा 1 विच इज -1 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, तो ये नहीं बनेगा। सेकेंड में देखो सम करके -1 प्लस 2 -1 विच इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया, एक्चुअली ये 0 आ गया ना, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने गलत दे रखा है, तो इसमें क्या कर लो, इसमें इसको x2 कर लो, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि -1 +1 एंड -1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया एंड बाकी सब 0, बाकी सब नहीं होगा, है ना। तो जो भी समीशन ऑफ सी आईज हैं वो 1 होने चाहिए, तभी अगर x1 x2 इफ x1 x2 एंड सो ऑन xn बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax इज इक्वल टू b है, ax इज इक्वल टू b है, देन देन समीशन ऑफ सी आई जो है वो 1 होना चाहिए, 0 नहीं, 0 से नहीं बनेगा काम, गलत पढ़ रखा है, 0 से बनेगा ही नहीं। देखो यहीं पे, सो ax1 इज इक्वल टू बी, ax2 इज इक्वल टू बी और ax3 इज इक्वल टू बी, 3 सॉल्यूशन मान लिया हमने। अब मान लो कि हमने ले रखा है -(x1) + 2 ऑफ x2 एंड - ऑफ x3, तो ये 0 आ रहा है। अब देखो ये सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। a टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू -(a) ऑफ x1 प्लस, गलत पढ़ रखा है, ये नॉन होमोजीनियस के लिए नहीं होता है, a 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ x2 एंड -a ऑफ x3, so this is minus of p plus 2 times of p and minus of b, तो ये क्या आ गया, तो सॉल्यूशन आ गया किसका, ये सॉल्यूशन किसका आ गया, ये सॉल्यूशन होमोजीनियस का आ गया। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए था, नॉन होमोजीनियस, मतलब हमें आना चाहिए था a ऑफ माइनस ऑफ x1। अब इसको ले लोगे तो x1 आ जाएगा, है ना, इसको ले लोगे तो b आ जाएगा आंसर। तो सॉल्यूशन जब भी समीशन ऑफ सी आई 1 होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ मैं, प्रूफ देख लो ना, प्रूफ देखो, यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ, इसका प्रूफ है यहाँ पे। अब क्या चेक करोगे इसमें, या फिर प्रूफ में पॉलिसी खोजो, प्रूफ में बताओ कहाँ गलत है। और कोई डाउट है किसी को तो बताओ। होमोजीनियस होता तो कोई भी, होमोजीनियस में मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन उसका कुछ भी सम आए वो हमेशा सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस में तुमको जो मन, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, देखो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें कोई कुछ भी आ जाए, सम 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी नॉन होमोजीनियस लेंगे तो उनमें समीशन ऑफ सी आई जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू।